सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 20 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पहला ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में मृत घोषित किया गया एशिया का पहला याला ग्लेशियर ये कहां पर स्थित है। तो सही उत्तर हो जाएगा नेपाल में। तो अभी नेपाल के लांगटांग क्षेत्र में स्थित याला ग्लेशियर को अभी 12 मई को औपचारिक रूप से मृत घोषित कर दिया गया। और ये सब क्यों हो रहा है, मतलब ग्लेशियर क्यों पिघल रहे हैं, तो आपको पता है क्लाइमेट चेंज के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। ग्लोबल वार्मिंग मतलब पृथ्वी का तापमान जो लगातार बढ़ रहा है, उसी के कारण ये जो ग्लेशियर हैं ये पिघल रहे हैं। और इस तरह से ये याला ग्लेशियर एशिया का पहला ऐसा ग्लेशियर बन गया है जिसे मृत घोषित किया गया है ऑफिशियली। इतना सा आपको याद रखना है। और ग्लेशियर की बात है तो याद रखना, एक तो 2025 को ग्लेशियर संरक्षण वर्ष घोषित किया गया था। अभी पहला ग्लेशियर संरक्षण दिवस भी हमने मनाया था, कब? 21 मार्च को। और जो अभी हमने 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया था, उसकी थीम भी ग्लेशियर से संबंधित थी, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, ग्लेशियर संरक्षण। और अगर पूछूं ना मैं कि दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है जिसके सभी ग्लेशियर समाप्त हो गए हैं, तो ये भी अच्छा करंट अफेयर्स का प्रश्न है। आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। ये हिमालय में काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। जगह पूछोगे तो लद्दाख में। ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और नुब्रा नदी सियाचिन ग्लेशियर से ही निकलती है। और ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी है। ठीक है, तो ये ग्लेशियर से संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के फैक्ट्स या स्टैटिक फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए, ये आप ध्यान में रखना। बाकी बात नेपाल की है तो वहां भी ले चलता हूं आपको। ये रहा मैप में नेपाल। देखो, नेपाल की कैपिटल काठमांडू हो जाती है, करेंसी है नेपाली रुपया, प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। आप पूछोगे नेपाल भारत के कितने राज्यों से सीमा लगाता है? 5 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? तो उत्तराखंड हो गया, इधर उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और सिक्किम हो गया। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न और देखें नेपाल से। 2025 के पॉइंट्स बता रहा हूँ सारे। अभी 18वां हाथी एवं पर्यटन महोत्सव यहाँ मनाया गया था। तामू लोसार महोत्सव यहाँ पे मनाया गया था। ये गुरुंग समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। सिक्किम में भी मनाते हैं इसको। दशाइन महोत्सव या बड़ा दशाई उत्सव मनाया जाता है नेपाल में। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। पश्मीना महोत्सव ये नेपाल में मनाया गया था। और गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल और वर्ष 2040 तक लुप्त होने वाला याला ग्लेशियर ये नेपाल में है, जिसका आज हमने प्रश्न भी पढ़ा था। और सोनम लोसार त्योहार ये भी नेपाल में मनाया गया, भारत में सिक्किम में मनाया जाता है तमांग समुदाय के द्वारा। तीसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक अभी हुई थी, कहाँ पे? काठमांडू में। तो ये सारे 2025 के करंट अफेयर जो संबंधित है नेपाल से, वो मैंने आपको रिवाइज करा दी, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि 2025 में ला लीगा का खिताब किसने जीता है? तो आंसर होगा एफसी बार्सिलोना। ला लीगा का संबंध फुटबॉल से है, इतना आपको याद रखना है। तो ला लीगा 2024-25 सीजन का भी आयोजन हुआ। ये अगस्त 2024 को शुरू हुआ था और अभी मई 2025 तक चला। और इसमें टॉप पे रहा बार्सिलोना फुटबॉल क्लब। यहाँ पे हम अगर बात करें कि दूसरे स्थान पे कौन रहा या बार्सिलोना ने फाइनल में किसे हराया, परफॉर्मेंस के हिसाब से यहाँ पे रैंकिंग दी जाती है। तो पहले स्थान पे आप यूं कह दो बार्सिलोना फुटबॉल क्लब है, और दूसरे स्थान पर है स्पेनॉल नाम से एक फुटबॉल क्लब है, वो दूसरे स्थान पे रहा। बार्सिलोना आपको बता दूं ये खिताब 28 बार जीत चुका है, जबकि रियल मैड्रिड सबसे ज्यादा बार 36 बार ये ला लीगा खिताब जीत चुका है। ला लीगा ये स्पेन का सबसे बड़ा और सबसे पॉपुलर फुटबॉल लीग टूर्नामेंट है, जिसकी शुरुआत होती है 1929 में। अब फुटबॉल का एक अच्छा प्रश्न है, चलो फुटबॉल से ही संबंधित सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्वेश्चंस में आपको रिवाइज कराऊंगा जो 2025 में बनते हैं। जैसे कि याद रखना, अभी 78 नंबर की संतोष ट्रॉफी 2024-25 हुई थी, उसको पश्चिम बंगाल ने जीता था केरल को हरा करके। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसको कहते हैं द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, पहली बार किसी पुरुष फुटबॉलर को दिया गया, लियोनेल मेसी, उनका नाम है अर्जेंटीना से। स्पेनिश सुपर कप खिताब सऊदी अरब में हुआ था, एफसी बार्सिलोना ने जीता, रियल मैड्रिड को हराया। 2024-25 सत्र का छठा इंडियन सुपर लीग शील्ड खिताब जो भी कोलकाता में हुआ था, उसको मोहन बागान सुपर जायंट ने जीत लिया, उड़ीसा फुटबॉल क्लब को हरा करके। दूसरा पिंक लेडीज कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता जो यूएई में हुआ था, उसको साउथ कोरिया ने जीता, रशिया को हरा करके। 11वां इंडियन सुपर लीग 2024-25 इसको मोहन बागान सुपर जायंट ने जीत लिया, कोलकाता का है ये, बंगलुरु फुटबॉल क्लब को हराया। 5वां कलिंगा सुपर कप 2025 को जीत लिया गोवा फुटबॉल क्लब ने और जमशेदपुर फुटबॉल क्लब को हरा दिया। बाकी पूरे विश्व में फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली बॉडी है फीफा। इसकी स्थापना होती है 1904 में, हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेंटो।
कुछ कप्स एंड ट्रॉफीज की बात करें फुटबॉल से, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, डूरंड कप, आशुतोष कप, मर्डेगा कप, नेहरू कप, इन सब का संबंध है फुटबॉल से। अच्छा, ये चार्ट और देख लो, इसमें वुमेन्स वाला और मेंस वाला दोनों वर्ल्ड कप की जानकारी है। अभी जो नेक्स्ट होगा रिसेंटली उसकी बात करते हैं। ये 2027 वाला, हम बात कर रहे हैं फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप की। या 2027 में 10वां संस्करण होगा ब्राजील में। और उसी तरह से मेंस में अगर बात करें तो नेक्स्ट जो होगा अगला वाला 23वां संस्करण 2026 में होगा, 3 देशों में होगा, कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 18 मई को। तो हर साल 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे के रूप में मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है? तेजी से बदलते समुदायों में संग्रहालयों का भविष्य। पहली बार इस दिन को 1978 में मनाया गया था। अच्छा, आज ये जो दिवस है हमारा संग्रहालय वाला है, म्यूजियम। तो म्यूजियम से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न पहले मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, फिर दिवस वाला भी ये प्रश्न है, तो मई के कुछ इंपॉर्टेंट दिवस जो अभी तक हमने मनाए वो भी रिवाइज कराऊंगा। तो चलो देखो भाई, अगर पूछे देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय कहां पर बनेगा? लखनऊ में। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी गई थी हैदराबाद। दुनिया का पहला पांडुलिपि संग्रहालय ये कहां पर खुला? तिरुवनंतपुरम। देश के पहले भूमिगत संग्रहालय ये कहां पर खुला? दिल्ली में, जो हुमायूं का मकबरे का परिसर है वहां पे। भारत का पहला संविधान संग्रहालय आपको मिलेगा हरियाणा में, जो ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी है वहां पे। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय चंडीगढ़ में। वैदिक 3D संग्रहालय खुला जाएगा वाराणसी में। बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन मोदी जी ने किया था महाराष्ट्र के वाशिम में। देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय वाराणसी में। नितिन गडकरी जी ने कहां पर जैन संग्रहालय और ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया? पुणे में। सूचना का अधिकार आरटीआई संग्रहालय की आधारशिला कहां पर रखी गई? राजस्थान के ब्यावर में। ठीक है, तो इस संग्रहालयों से संबंधित 11 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न तो मैंने आपको रिवाइज करा दिया। अब दिवस रिवाइज कराऊंगा। देखो, 1 मई को हमने श्रम दिवस, लेबर डे मनाया। 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई को कोयला खनिक दिवस। 4 मई को ही इंटरनेशनल फायर फाइटर डे। 6 मई को विश्व अस्थमा दिवस। 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। 10 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे। 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। 16 मई को नेशनल डेंगू डे। फिर 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे, दूरसंचार दिवस। और 17 तारीख को ही हाइपरटेंशन डे, उच्च रक्तचाप दिवस भी था। फिर 18 मई को वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे के रूप में मनाया। और कल हमने ये भी देखा था कि अब से आयुर्वेद दिवस हम हर साल 23 सितंबर को मनाएंगे, जो अभी तक धनतेरस के दिन मनाते थे। ठीक है, तो ये सारे दिवस याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, इसरो के उस रॉकेट का नाम क्या है जो अभी मई में ही विफल हो गया? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा PSLV C61। एक्चुअली में अभी इसरो ने 18 मई 2025 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से PSLV C61 रॉकेट को लॉन्च किया था, पर वो विफल हो गया। वो सफलतापूर्वक लॉन्च नहीं हो पाया। और आपको बता दूं, श्रीहरिकोटा से ये इसरो का 101वां लॉन्चिंग था। यहीं से इसरो ने अपनी शुरुआत करी थी, मतलब पहला रॉकेट लॉन्च किया था 1971 में। या आप यूं भी कह सकते हो, ये PSLV मतलब हो गया पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। तो ये PSLV की 63वीं उड़ान थी। और PSLV XL का मतलब हो गया जो भारी पेलोड के लिए यूज होता है। तो PSLV की 63वीं उड़ान थी, 63rd नंबर की। और PSLV XL की 27वीं उड़ान थी। ये जो PSLV C61 रॉकेट जो भी असफल हुआ, ये PSLV का XL वाला वेरिएंट था। और वैसे अभी तक शुरुआत से अभी तक देखोगे तो ये PSLV की तीसरी विफलता थी। पहली बार ये विफल हुआ था 20 सितंबर 1993 में। उस रॉकेट का नाम था PSLV D1। दूसरी बार 31 अगस्त 2017 में। उस रॉकेट का नाम था PSLV C39। और अब ये तीसरी बार हुआ 18 मई 2025 को। कौन सा रॉकेट? PSLV C61। ठीक है, तो इससे संबंधित जो भी पुराना डेटा था वो सब रिलेटेड मैंने आपको सब बता दिया है। अच्छा, ये रॉकेट हमने लॉन्च किया था, उसके साथ कोई सैटेलाइट भी भेजा था, वो भी याद रखना है। इसके साथ हमने एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, या उसे आप रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बोल दीजिए, उसको लॉन्च किया था। उसका नाम था EOS-09। तो कौन सा रॉकेट था, उसका क्या इतिहास रहा है, वो सब मैंने आपको बता दिया। उस रॉकेट के साथ अभी कौन सा सैटेलाइट भेजा था, वो सब मैंने आपको बता दिया। और ये इस बार इसरो की 101 नंबर की लॉन्चिंग थी। इससे पहले इसरो का जो 100वां लॉन्चिंग था वो कौन सा था? GSLV F-15। उस रॉकेट से हमने कौन सा उपग्रह लॉन्च किया था? NVS-02।
वो हमारा नेविगेशन सिस्टम का उपग्रह था। और उससे पहले 99 नंबर का जो हमारा लॉन्चिंग था, जो मिशन था, वो था स्पेडेक्स मिशन। उसे हमने लॉन्च किया था PSLV C60 से। ठीक है, तो सारा डेटा मैंने आपको 1 to 1 बता दिया। बाकी इसरो की बात कर लेते हैं एक बार। देखो, इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1969 में, हेडक्वार्टर बंगलुरु में हो गया। चेयरमैन है वी नारायणन, 11वें नंबर के। मोटो होता है स्पेस टेक्नोलॉजीज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। अब इसरो से ही कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न रिवाइज करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इसरो ने किस रॉकेट से इनसेट 3DS सैटेलाइट लॉन्च किया था? GSLV F-14 से। नासा और ये जाक्सा, ये नासा अमेरिका का है, ये जाक्सा जापान का है। तो ये दोनों मिलकर के दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। कौन सी लकड़ी होगी इस्तेमाल? मैग्नोलिया लकड़ी। अच्छा, इस शीट में केवल इसरो ही नहीं, नासा वगैरह के भी दूसरे भी क्वेश्चन हैं ऐड। चलो रीड कर लेते हैं एक बार सारे। कि नासा ने महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया था? पेस मिशन। और इसरो ने टेस्ट किया था एक रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल, उसका नाम पुष्पक है। अभी दिसंबर 2024 को इसरो ने किस रॉकेट से स्पेडेक्स मिशन लॉन्च किया था? ये मैंने आपको बता ही दिया, PSLV C60। ये हमारा इसरो का 99वां मिशन था। स्पेडेक्स की फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखना, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। और GSLV F-15 ने इस रॉकेट से हमने NVS-02 उपग्रह को लॉन्च किया था। ये हमारा 100वां मिशन हो गया। और इसरो अपना तीसरा लॉन्च पैड ये भी कहाँ पर स्थापित करेगा? यहीं पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में ही। और हमारे इसरो के पास एक स्पेस स्टेशन है श्रीहरिकोटा में ही, जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। ये स्थापित हुआ था 1971 में। और दूसरा स्पेस पोर्ट ये तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले के कुलशेखर पट्टिनम में इसरो स्थापित करेगा। हमारा स्पेस स्टेशन कब तक बनने का लक्ष्य है? 2035। और इंसानों को चांद पर भेजने का हमारा लक्ष्य है 2040। फीस्ट सॉफ्टवेयर इसको भी इसरो ने ही लॉन्च किया था। तो आज के लिए इतने हम पॉइंट्स रखते हैं, ये सब इसरो से बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देख। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में बिहार के गया शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो आंसर होगा गया जी। तो बिहार का ये जो गया शहर है ये हिंदू धर्म के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर दो बड़े धर्म, हिंदू और बौद्ध की आस्था के प्रमुख केंद्र हैं। और ये अपने पौराणिक कथाओं के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। एक तरह से आप देखोगे इसको सम्मान दिया गया। जैसे हमारे आजकल के बच्चों में तो नहीं देखते हैं इस तरह की चीजें, हमारे टाइम पे और आपके टाइम पे भी हो सकता है। हमारे मम्मी पापा क्या कहते थे? आज के टाइम पे आप देखो नए नए बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, कोई आता है तो हेलो अंकल, हेलो आंटी। हमारे टाइम पे बोलते अंकल जी, आंटी जी, जी सम्मान देकर के बात करते थे। तो उस तरह से आप देखोगे तो एक तरह का सम्मान दिया गया है। जो गया था सिर्फ जी जोड़ दिया पीछे, गया जी। अब नाम बदलने वाली बात है तो इसी तरह के कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। एक तो याद रखना, महाराष्ट्र के खुलताबाद शहर का नाम बदलकर रत्नापुर कर दिया था। उत्तर प्रदेश ने अपनी शून्य गरीबी योजना का नाम बदलकर डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पे रखा। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप कर दिया। पुणे एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के नाम पे किया। पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार की कैपिटल है उसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पे कर दिया। राजपथ को अब कर्तव्य पथ कहते हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट को शहीद भगत सिंह जी के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट को नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर कहते हैं। अस्त्र MK3 मिसाइल जो कि एक तरह की बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, इसका नाम बदलकर गांडीव कर दिया। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन को अब कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स के नाम से जानते हैं। राजस्थान में फॉय सागर झील को अब वरुण सागर कहते हैं। और उत्तराखंड की एक सुरंग है जिसका नाम पहले था सिलक्यार सुरंग और अब इसको बाबा बौखनाग सुरंग कहते हैं। 4.5 किलोमीटर लंबी ये डबल लेन सुरंग है। तो नाम बदलने से संबंधित ये 14, 15, 12, 13 प्रश्न हमने रिवाइज कर लिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे पहला सागरमाथा संवाद ये कहां पर आयोजित किया गया? तो आंसर होगा नेपाल में। तो अभी सागरमाथा संवाद का आयोजन ये नेपाल के द्वारा किया गया 16 से लेकर 18 मई 2025 तक। कहां पे? काठमांडू, नेपाल में। इस बार ये इसका पहला संस्करण था। और किस नाम से इसका नाम रखा गया है तो आप पहचान सकते हो। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं, तो उसी के नाम पे इस संवाद का नाम रखा गया, इस डायलॉग का नाम रखा गया। तो वैसे तो मैं आपको बता दूं कि नेपाल सरकार ने 2019 में ही इस संवाद की घोषणा कर दी थी, पर कोरोना पीरियड आ गया, उसके बाद फिर ये हो नहीं पाया और अब जाकर के इसका आयोजन हुआ। इस संवाद का उद्देश्य की बात करें तो क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट जस्टिस और इससे प्रभावित मुद्दों पर यहाँ पे चर्चा की गई।
विशेष रूप से माउंटेन और कोस्टल कंट्रीज के संदर्भ में यहाँ पे चर्चा की गई। बाकी नेपाल तो मैं आपको आज स्टार्टिंग में ले ही गया था। बाकी कुछ सम्मेलन से संबंधित ये प्रश्न है, तो कुछ समिट्स मैं आपको इंपॉर्टेंट जो है वो रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे कि देखो, अगर पूछते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन अभी मोदी जी ने किया था भोपाल में। नवा एशियाई आर्थिक वार्ता एशियन इकोनॉमिक डायलॉग ये हुआ पुणे में। कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिसका नाम है प्रकृति ये हुआ नई दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र के महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। 98वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 हुआ स्पेन की बार्सिलोना में। बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 गांधीनगर गुजरात में। 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम बैठक हुई इंडिया में नई दिल्ली में। 12वां वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट ये हुआ दुबई यूएई में। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट ये अभी मई में हो चुका है, भारत में हुआ था मुंबई में, पहली बार भारत ने होस्ट किया था। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं 2025 में पुष्कर कुंभ मेला ये कहां पर आयोजित किया गया, तो आंसर होगा उत्तराखंड में। तो अभी उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने 15 मई को पुष्कर कुंभ मेले का आयोजन किया। ये मेला 15 मई को शुरू हुआ और 25 मई 2025 तक चलेगा। इसकी शुरुआत बद्रीनाथ के पास माणा गांव में केशव प्रयाग में की गई। इस पुष्कर कुंभ मेले का आयोजन 12 साल के बाद किया जा रहा है। यहीं पर रामानुजाचार्य और माधवाचार्य जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और माणा गांव इसको सरस्वती नदी का उद्गम स्थल भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वेद व्यास जी ने यहीं पर महाभारत की रचना की थी और इस केशव प्रयाग में अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम भी माना जाता है। अच्छा, ये माणा गांव ये बड़ा न्यूज में था, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। ये मैं आपके लिए होमवर्क प्रश्न छोड़ता हूं कि माणा गांव ये न्यूज में क्यों था। देखते हैं आप में से कौन कौन बता सकते हैं इसका सही उत्तर। बाकी मेलों से ही संबंधित कुछ और मैं आपको क्वेश्चंस रिवाइज कराता हूं। तो एक तो याद रखना, अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आयोजन ये हुआ हरियाणा के फरीदाबाद में होता है। सरस मेला जम्मू कश्मीर में। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल। माघी मेला पंजाब में। माघ मेला प्रयागराज। झींगा मेला पंजाब। लक्की मेला राजस्थान सीकर। गोल मेला जगन्नाथ मंदिर उधमपुर जम्मू कश्मीर। श्रावणी मेला देवघर झारखंड। हेमिस गोम्पा मेला लद्दाख। अंबुबाची मेला असम। मेदराम जात्रा मेला तेलंगाना में। कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है ये। और कुंभ मेला 4 स्थानों पे लगता है, आपको पता है, हरिद्वार प्रयागराज उज्जैन नासिक। पुष्कर मेला राजस्थान। नौचंडी मेला मेरठ। सोनपुरी मवेशी मेला बिहार। परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश। अभी पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का आयोजन हुआ नई दिल्ली में और माधवपुर मेला गुजरात में हुआ। ये सभी मेले न्यूज में थे, मैंने एक साथ लिख करके आपको रिवाइज करवा दिया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, अगर कोई नए स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो ये पीडीएफ आपको मिलती है, डिटेल्ड पीडीएफ आपको फ्री में अवेलेबल होती है अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे भी और टेलीग्राम पे भी मिल जाती है। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी जो भी हम पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़ते रहिए, ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि इन्हीं के बिहाफ पे आपका एमसीक्यू टेस्ट में लेता हूँ। पूरा पढ़ाने के बाद, पूरा वीडियो कंप्लीट होने के बाद वहां पे जाकर के आप टेस्ट लगाओ और देखो कि जो जो अभी आपने पढ़ा है, जब वहां से ही प्रश्न मैं बना करके पूछ रहा हूं तो कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हो, कितने टाइम पे कर पा रहे हो, बाकी स्टूडेंट से आपकी रैंकिंग क्या रहती है, सब कुछ वहां मिलता है, सब कुछ फ्री में होता है। क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे एमसीक्यू टेस्ट होता है और अपनी एप्लीकेशन को डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी चलो अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किसने इटालियन ओपन खिताब को जीत लिया है, तो आंसर होगा कार्लोस अल्काराज ने। कार्लोस अल्काराज आप जानते हो, ये स्पेन के टेनिस प्लेयर है और इन्होंने अपना पहला इटालियन ओपन खिताब जीत लिया। अभी फाइनल में इन्होंने किनको हराया, जेनिक सिनर को, जो अभी नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैं मेल में। इनको हरा करके अभी कार्लोस अल्काराज ने इटालियन खिताब जीत लिया है। कार्लोस का आप कह सकते हो ये 7वां मास्टर्स 1000 खिताब भी है। ठीक है, तो याद रखेंगे, अभी हमने पढ़ा इटालियन ओपन खिताब किसने जीत लिया, तो कार्लोस अल्काराज ने जीत लिया है। देखो, टेनिस से आपको मैं अभी तक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद दिला दूं कि अभी तक जो साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं उसमें अभी तक एक ही हुआ है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, वो देख लो आप, जिसमें मेन सिंगल जीता था जेनिक सिनर ने, वो इटली से हैं, और महिलाओं में जीता था मेडिसन कीज ने, वो अमेरिका की टेनिस प्लेयर है। तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 खिताब किसने जीत लिया, तो आंसर होगा भारत ने। तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 ये हुआ था अभी अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश के यूपिया में जो गोल्डन जुबली स्टेडियम है वहां पर, इसको भारत ने जीत लिया। भारत ने बांग्लादेश को हराया।
भारत का इस बार ये दूसरा टाइटल है, दूसरी बार भारत ने जीता है, पहली बार 2023 में जीता था। इसमें 6 टीमों ने हिस्सा लिया था, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, भारत और श्रीलंका ने। और इसमें भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? सिंगम युम शमी थे। और जो भारतीय टीम है इसमें उसको ब्लू कॉट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 चैंपियनशिप की हमने यहाँ बात करी है। अच्छा, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की बात कर लें एक बार, जो इसका आयोजन करता है। स्थापना होती है 1997 में, हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में हो गया और हेड है मोहम्मद सलाहुद्दीन। ठीक, तो ये सब ध्यान में रखना। फुटबॉल से संबंधित आज मैंने आपको सारे पॉइंट्स जो 2025 में हमने पढ़े थे वो सब रिवाइज करवा दिए ना। तो अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो, फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में एक देश एक धड़कन नाम से पहल किस मंत्रालय ने शुरू की? तो आंसर होगा संस्कृति मंत्रालय। अच्छा, संस्कृति जो मंत्री हमारे कल्चरल मिनिस्टर वो कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है। और आपको सबको पता होगा, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादियों ने हमला किया था, उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। तो ऑपरेशन सिंदूर को जन जन तक पहुंचाने के लिए, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में देश की जनता को बताने के लिए ये पहल शुरू की गई है। मतलब इस पहल का यही उद्देश्य है, जनता को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताना। पहल का नाम है एक देश एक धड़कन। अब आप कहोगे कि ऑपरेशन सिंदूर बताने की कोई बात है क्या? ये तो हम सबको वैसे ही पता है। हाँ, हम सबको पता है, पर पूरे देश को यूनाइट करने के लिए, पूरे देश को एक करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पूरे देश में देशभक्ति की भावना को जगाना, इस ऑपरेशन के जरिए चाहे कोई सा भी धर्म हो, सब लोगों को एक होना है। ये देशभक्ति की भावना जगाना चाहते हैं, इसके लिए ये पहल शुरू की गई है। तो ये कैंपेन 100 दिनों तक चलेगा। इसके तहत जो भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हैं उनको तिरंगे की इमेज में चमकाया जाएगा और इस पहल का नेतृत्व आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से भी एक अच्छा प्रश्न बनता है, स्थापना कब होती है? 1861 में। किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंगम ने। अभी मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और डायरेक्टर जनरल है वर्तमान में यदुबीर सिंह रावत। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल के अंतर्गत ही काम करती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। बाकी पीडीएफ क्विज के बारे में सब मैंने आपको बता दिया। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था 10वीं के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो केरल। और फिर अगर पूछे एआई एंकर अंकिता को किसने लॉन्च किया? असम ने। किस राज्य सरकार ने कृत्रिम रेत नीति शुरू की? महाराष्ट्र। और केंद्र सरकार ने किस दिन को आयुर्वेद दिवस के रूप में घोषित किया? 23 सितंबर। भारत सरकार ने विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग करने वाली सेलेबिक कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया। इस कंपनी का संबंध किससे है? तुर्की है। किसने अपने देश में हुए अपराधों की जांच के लिए आईसीसी के को अधिकार क्षेत्र दिया? तो आंसर होगा लीबिया। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किसके विरुद्ध चलाया गया? नक्सलवाद। ब्लूमबर्ग की टॉप 100 शुद्ध लाभ वाली कंपनियों की सूची जारी की है, इसमें एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी? एसबीआई। साउथ कोरिया पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया हिना खान को। किसने सीसीआई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2025 को जीत लिया? पंकज आडवाणी। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपने पूछा था कि वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 का भी 9वां संस्करण ये कहां पर हुआ? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब यह आज का आपका होमवर्क प्रश्न।